फर्म को, तो डेटर इज ऑल्सो द केम इन द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल पर्सन। क्यों? क्योंकि एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल वर्ड किसको इंडिकेट करता है? ओनर को या प्रोप्राइटर्स को। फॉर दैट कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड हियर एज द नेचुरल पर्सन। कई बार क्वेश्चन अराइजेज होता है कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है, मीन्स पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। देखिए यहाँ पे 3 अकाउंट आपके सामने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। तो कभी कभी क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं कि ये किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर सिंपली यहाँ पे यही होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेचुरल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन इज द सब कैटेगरी ऑफ द पर्सनल अकाउंट। सो दैट मीन्स द कैपिटल अकाउंट इज द बिलोंग टू द पर्सनल अकाउंट। डेटर्स मीन्स हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं, और पर्सन का मीन्स कि ये ह्यूमन बींग होगा, और ह्यूमन बींग्स मीन्स इट इज़ आवर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल पर्सन। Artificial persons are those persons who are not human but they can work like human। देखिए आर्टिफिशियल पर्सन में वो लोग आ जाते हैं या वो सभी कैटेगराइज किए जाते हैं जो कि ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन वर्क किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किसके जैसा करते हैं, जस्ट लाइक द ह्यूमन। सो आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज persons who are not human but they can work like humans। In the eye of law, they are competent to enter into an agreement like any human beings। जैसे कोई भी ह्यूमन बींग्स एग्रीमेंट में इंटर कर सकता है, वैसे ही आइज ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, कानून की नज़र में या लॉ के नज़र में, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी एज ए ह्यूमन की तरह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटर कर सकता है। एग्जाम्पल बैंक, any government body like municipal corporations, firm is the form of business organization, corporate body, etc. and etc. Next one is the representative persons. In this type of category, accounts representing persons, natural or artificial, or group of persons are included। accounts रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स को जो रिप्रेजेंट करे। एक्चुअली व्हेन नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू बिकम आउटस्टैंडिंग, अकर्ड और प्रीपेड, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। देखिए गाइस, हम यहाँ पे जिस 3 अकाउंट्स के लिए अभी बात कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के वर्ड के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स, मीन्स किसी भी नॉमिनल अकाउंट के वर्ड में उसके आगे या उसके पीछे कोई भी एक और वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट से कन्वर्ट होकर पर्सनल अकाउंट बन जाता है, और उसी पर्सनल अकाउंट को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के कैटेगराइज में इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, आउटस्टैंडिंग मीन्स जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन पेड नहीं किया गया। अकर्ड, जो ड्यू तो हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। प्रीपेड, जो पेड तो कर दिया गया है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ था। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड अगर एक नॉमिनल अकाउंट के साथ एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हो जाए तो वो नॉमिनल अकाउंट कन्वर्ट होकर पर्सनल अकाउंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, suppose that I am write down the word here, that is the salary। सैलरी मीन्स अगर किसी ने सर्विस रेंडर किया है और उस सर्विस रेंडर करने के अगेंस्ट अगर उसे कोई अमाउंट पेड किया जाए, सो दैट अमाउंट इज नोन एज द सैलरी। ठीक है, बट इन केस इफ द पर्सन रेंडर्ड द सर्विस एंड द अमाउंट इज रिमेन अनपेड, means outstanding, तो we have to use the word outstanding salary। अब outstanding salary क्या इंडिकेट कर रहा है?
ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेंडर्ड किया गया था सर्विस, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट पेड करना था वो अभी रिमेन अनपेड है, दैट मीन्स अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। तो अब ये नॉमिनल अकाउंट, और इस नॉमिनल अकाउंट के साथ जैसे ही ये वर्ड यूज़ हो गया आउटस्टैंडिंग एज ए प्रीफिक्स, इट इज़ बिकम द आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अब नॉमिनल अकाउंट से कन्वर्ट होकर क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सैलरी का अमाउंट अभी पेड नहीं किया गया, रिमेन अनपेड है। ये जैसे जैसे आप अकाउंटिंग करते जाएंगे क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट, दैट इज द impersonal account. Look at here, personal account. We have to discuss about the natural person created by God, artificial person just act like the human beings, representative persons, the nominal converted into the personal account. If the word outstanding, prepaid or occurred will be used as a prefix or the suffix with the nominal account. So this is our personal account and their subparts. Now we have to come on the impersonal account, then real and nominal. So come on the impersonal account. In this type of category, all those accounts which do not affect persons are including. अब इसमें वो सारे अकाउंट्स इंक्लूड कर लिए जाएंगे जो कि पर्सन्स को तो अफेक्ट नहीं करते, लेकिन उनके बाद किसी और को अफेक्ट करते होंगे। These accounts are further categorized into रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जैसा हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि रियल अकाउंट और नॉमिनल में इम्पर्सनल अकाउंट सब डिवाइडेड या सब कैटेगराइज कर दिया गया। सो कम ऑन द रियल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मीन्स वी कैन टच एंड सी, एंड इनटेंजिबल मीन्स वी कांट टच एंड सी, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द टेंजिबल। और जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज द इंटेंजिबल। देखिए, अकाउंट्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स आर ग्रुप्ड इन द रियल अकाउंट। जितने भी हमारे असेट्स हैं वो चाहे टेंजिबल फॉर्म में हो या इनटेंजिबल फॉर्म में हो, वो हमारे रियल अकाउंट में ग्रुप किए जाते हैं। मेंशन कर दिया मैंने एक्सक्लूडिंग डेटर्स। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने देखा था डेटर्स पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन का पार्ट था, तो इसलिए डेटर को छोड़ के, क्योंकि डेटर भी हमारे बिजनेस में एज ए असेट ही ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर डेटर तो हमारा असेट है तो वो रियल अकाउंट में नहीं हो करके पर्सनल अकाउंट में क्यों है। ठीक है, तो डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। बाकी डेटर्स के अलावा जितने भी हमारे असेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो या इनटेंजिबल फॉर्म में है, वो ग्रुप किए जाते हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में सब हेड्स देखिए, टेंजिबल रियल अकाउंट। Tangible real accounts are generally those accounts which are concerned with the things which really exist. ये उससे कंसर्न करते हैं जो कि रियली में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। All those things which can be seen, touched and have physical construction, जिसका एक फिजिकल कंस्ट्रक्शन या पार्ट हो, जिसका एक शेप हो, फॉर्म हो, साइप हो, are tangible real accounts. एग्जाम्पल, कैश। कैश देखिए फिजिकल फॉर्म में होता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, लॉट ऑफ द एग्जाम्पल यू हैव टू पुट अप हियर फॉर द टेंजिबल रियल अकाउंट। मीन्स ये रियल अकाउंट के ही सब पार्ट की बात हो रहा है। मीन्स रियल अकाउंट में हमारे दो टाइप्स के असेट्स आएंगे, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। सो रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज द इनटेंजिबल रियल अकाउंट। दीज रियल अकाउंट्स आर इंटेंजिबल। ये सारे जो रियल अकाउंट्स है वो इंटेंजिबल्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल कंस्ट्रक्शन, फॉर्म, साइज, शेप। दे कैन नाइदर बी सीन नॉट टच, जिसे न तो देखा जा सकता है न टच किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ दीज अकाउंट्स इज मेजर्ड इन पिक्यूनियरी टर्म्स। एग्जाम्पल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, राइट्स। आगे देखेंगे गुडविल जैसे होता है ना कि मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा एक क्रेडिट है, मीन्स इनके नाम चलते हैं, इनके नाम पे कोई भी काम हो जाता है। रेपुटेशन, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं
जिसको कि हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो वर्क करते हैं. सो दे आर ऑल्सो ट्रीटेड फॉर अस एज ए असेट. नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट. अकाउंट्स which relate to the expenses and losses, income and gain of the business concern are known as nominal account. Again I am repeat, accounts which relate to the expenses and losses, वो accounts जो business के expenses और losses से related हो या income और gain से related हो are known as nominal account. Nominal accounts are also known as रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के रेवेन्यू या बिजनेस के एक्सपेंस से ही डील करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट. ये सारे नेम्स आपको इसलिए भी पता होने चाहिए कि बाय द वे कभी अगर एट द प्लेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट नेम गिवन होगा रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, सो ईजिली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट मीन्स नॉमिनल अकाउंट. Because they deal with revenue and expenses, it is also known as revenue and expenses account. These accounts are also known as temporary account. इन्हीं accounts को, किन accounts को, nominal account को हम temporary account के नाम से भी जानते हैं. क्यों? Especially in America, because these accounts are closed at the end of every accounting year बाय ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब हम लोग जनरल एंट्री, जनरल के बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो भी हमारे बिजनेस में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, चाहे वो असेट हो, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, रेवेन्यू हो और एक्सपेंसेस हो. तो इन 5 आइटम्स में से जो फर्स्ट 3 हैं, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनके कुछ न कुछ बैलेंसेस होते हैं और ये बैलेंसेस ईयर टू ईयर बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं. बट ये लास्ट के जो 2 वर्ड्स हमने यूज़ किए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर के लिए यूज़ होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं. और जैसे ही एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, इनके बैलेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया जाता है. दैट्स वाई we have to use the word here also the temporary account. means nominal account सिर्फ एक accounting period के लिए create किया जाता है और close कर दिया जाता है. that's why it is known as the temporary account. these accounts do not have any opening or closing balances. जब इन्हें carry forward की बात ही नहीं होगी तो closing और opening balance की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इनके balances को हम trading and profit and loss account में transfer करके close कर देते हैं. एग्जाम्पल, रेंट अकाउंट. देखिए रेंट दोनों ही केसेस में हो सकते हैं. मीन्स हम रिसीव भी कर सकते हैं, मीन्स बिजनेस रिसीव कर सकता है. अगर बिजनेस ने रेंट रिसीव किया सो इट इज़ द रेवेन्यू और इनकम फॉर द बिजनेस. और अगर बिजनेस ने रेंट पेड किया है सो दिस इज़ ट्रीटेड एज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सैलरी, दिस इज़ द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सेल्स अकाउंट, इनकम, सो इट इज़ द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस. परचेज अकाउंट, इट इज़ द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच. रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के लिए जो हम लोग अप्रोचेस देख रहे हैं वो 2 अप्रोच है. वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ द मॉडर्न अप्रोच. अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के क्लासिफिकेशंस को देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए. लुक एट हियर, this is the approaches or recording debit and credit in the books of account, traditional approach and modern approach. Here the classification of account according to the traditional approach. traditional approach में जो accounts यूज़ किए जाएंगे उनके classifications को हम देख रहे थे. अब इस approach के according rules को हम देखेंगे, फिर modern approach पे आएंगे. So rules of debit and credit under traditional approach. So rules of debit and credit under traditional approach, the first one is the personal account and second one is the impersonal. Personal is further categorized into the natural person, artificial person and the representative person, and impersonal account is further categorized into the
रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। सो दैट मीन्स ओवरऑल जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उन सारे अकाउंट्स के लिए जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होगा वो इन 3 अकाउंट्स के अकॉर्डिंग होगा। वन इज़ द पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एंड नेचुरल पर्सन्स तीनों ही पर्सनल अकाउंट के ही पार्ट होते हैं। रियल अकाउंट मीन्स वो सारे असेट्स जो कि बिजनेस से रिलेटेड होंगे, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो या इनटेंजिबल फॉर्म में हो, वो हमारे रियल अकाउंट का पार्ट होंगे। एंड हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होंगे या इनकम एंड गेन होंगे, दैट इज़ बिकम इन द कैटेगरी ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स। अब रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट का? सो लुक एट हियर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स अगर ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन इन्वॉल्व है, वो पर्सन या तो नेचुरल पर्सन होगा, या तो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, या तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। मीन्स इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट इन द ट्रांजेक्शन द पर्सन इज इन्वॉल्व, इट डजंट मैटर कि द पर्सन इज द नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और द representative persons. All the 3 types of the person came in the category of the personal account and the same rule is applicable for those. So debit the receiver means पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व कौन है। वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, वो रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, या वो नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरी में आता है। अगर वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है दैट मीन्स या तो वो नेचुरल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। तो उसके लिए जो रूल्स होगा दैट इज़ द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स अगर वो पर्सन रिसीव कर रहा होगा, अगर वो रिसीवर होगा तो वो हमारे लिए डेबिट वर्ड यूज़ किया जाएगा, और अगर वो गिवर होगा, अगर वो कुछ दे रहा होगा, सो दे आर द क्रेडिट। मीन्स रिसीवर के लिए डेबिट और गिवर के लिए क्रेडिट। दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर द पर्सनल अकाउंट। इन द केस ऑफ द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन मीन्स वो असेट्स जो टेंजिबल फॉर्म में हो या इनटेंजिबल फॉर्म में हो, अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है कम्स इन, सो डेबिट, और अगर बिजनेस में से बाहर जा रहा है देन यू हैव टू यूज़ द वर्ड क्रेडिट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को केयरफुली रीड करना है, देन ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें इन्वॉल्व जो आइटम्स हैं वो कौन हैं, वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं या नॉमिनल अकाउंट से। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेंगे। अगर वो कोई असेट्स है तो वो टेंजिबल फॉर्म में हो या इनटेंजिबल फॉर्म में हो, रियल अकाउंट से बिलोंग करेंगे। अगर वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेंगे दैट मीन्स कि वो एक्सपेंसेस या लॉसेज या इनकम और गेन होंगे। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि वो पर्सन है तो आपको ये देखना होगा कि वो रिसीवर हैं या गिवर हैं। अगर वो रिसीवर हैं तो सिंपली आपको उन्हें डेबिट कर देना है, अगर वो गिवर है तो सिंपली आपको क्रेडिट कर देना। सपोज दैट कि मान लेते हैं कि एक ट्रांजैक्शन में कि राम पेड कैश टू श्याम, राम ने श्याम को अमाउंट पेड किया। तो देखिए अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, राम भी इन्वॉल्व है और श्याम भी इन्वॉल्व है। राम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो राम क्या हो गए, गिवर हो गए, और श्याम रिसीव कर रहे हैं तो राम क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो राम रिसीवर हैं तो डेबिट और श्याम गिवर हैं तो क्रेडिट। वैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इन द केस ऑफ द रियल अकाउंट, फर्नीचर परचेज विथ कैश, इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, 2 असेट्स इन्वॉल्व है, एक असेट कैश और एक असेट फर्नीचर। असेट परचेज हो रहा है तो दैट मीन्स कम्स इन हो रहा है, तो फर्नीचर डेबिट, और परचेज करने के लिए हम लोग कैश पेड करेंगे तो कैश गोज आउट हो रहा है, सो कैश इज क्रेडिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जब भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे वो डेबिट कर दिए जाएंगे, जब भी आपके इनकम या गेन होंगे वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सो स्टेप्स फॉर अप्लाइंग द रूल्स। द फर्स्ट स्टेप, एग्जामिन द ट्रांजेक्शन्स केयरफुली एंड फाइंड द अकाउंट्स अफेक्टेड देयरिन। आपको ट्रांजेक्शन्स को केयरफुली एग्जामिन करना है
और ये देखना कि उसमें कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, रियल अकाउंट से है या नॉमिनल अकाउंट से। स्टेप 2, एग्जामिन द नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, उसका नेचर क्या अफेक्टेड हो रहा है, मीन्स वो रिसीवर है, गिवर है, कम्स इन है या गोज आउट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है या इनकम एंड गेन है। डिटरमाइन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द रिलेटेड अकाउंट, अब उससे रिलेटेड अकाउंट से जो डिटरमाइन किया था पता कीजिए कि आपके क्या रूल्स थे, एंड देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक नोट है जो आपको याद रखना है कि कैश इज़ द रियल अकाउंट। देखिए कैश हमारा असेट है और बैंक भी हमारा असेट है, लेकिन इन दोनों ही केसेस में देखिए कैश हमारा रियल अकाउंट को बिलोंग करता है लेकिन बैंक पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि बैंक वर्ड यूज़ करने का मतलब बैंक हमारा नहीं है, हमारा पैसा बैंक में है, तो हम बैंक को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा पैसा बैंक में है। फॉर दैट बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे भी कि पर्सनल अकाउंट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू द 3 पार्ट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन बैंक है जो कि एज लाइक द ह्यूमन बीइंग काम करता है। तो यहाँ पे कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, कैश जो होगा वो आपका रियल अकाउंट होता है, लेकिन बैंक जो होता है वो आपका क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक वर्ड मीन्स हमारा पैसा बैंक में है, न कि बैंक हमारा है। मॉडर्न अप्रोच, अब देखिए सेकेंड अप्रोच हमारा ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसी अकाउंटिंग अप्रोच को हम लोगों ने एक और नेम से जानना है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और पिछले ही टॉपिक में आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ा था। सो मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द अकाउंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हम लोग कवर अप कर चुके हैं। हिंस मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। अंडर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज, जो कि आपको पता ही है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको कवर अप कर चुके हैं। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। असेट्स अकाउंट इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, असेट्स और ग्रुप जितने भी असेट्स होंगे इसमें कैटेगराइज किए जाते हैं। लायबिलिटी अकाउंट इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी अकाउंट्स रिलेटेड टू दोज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज आर ग्रुप विच आर रिलेटेड टू आउटसाइडर्स। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिजनेस के असेट्स हमेशा बिजनेस के लायबिलिटी के इक्वल होता है। लायबिलिटी 2 टाइप से हो सकती है, या तो इंटरनल लायबिलिटी होगा या उसका सोर्स एक्सटर्नल होगा। इंटरनल सोर्स ऑफ लायबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द कैपिटल, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लायबिलिटी को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ द लायबिलिटी। तो वो ऑब्लिगेशन जो एक इंटरप्राइजेस का है किसके रिलेटेड, आउटसाइडर्स, दैट इज बिकम इन द लायबिलिटीज अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स in this type of category accounts related to those financial obligations of an enterprise are grouped which are related to the owner, means the internal source of liability. Revenue account in this type of category accounts related to selling of goods, rendering services and other yields of the enterprise are grouped. For example, sales account, rent received account. रेंट के केस में 2 कंडीशंस हो सकते हैं, हम रेंट पेड भी कर सकते हैं और रिसीव्ड भी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पे फोकस रहिएगा कि रेंट रिसीव्ड है या पेड है। अगर रिसीव्ड है तो इनकम होगा, रेवेन्यू, और अगर पेड हो रहा है तो एक्सपेंसेस होगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ओनली रेंट इज़ गिवन, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस मान के चलेंगे। सो सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट in this type of category accounts related to purchase of goods or services and the amount incurred lost in the process of earning revenue are grouped, जैसे purchase, discount allowed, salaries etc and etc. अब मॉडर्न अप्रोच के लिए जो हमारे रूल्स हैं देख लेते हैं। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच, द 5 आइटम इज हियर, असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। लास्ट टाइम मॉडर्न अप्रोच में हमने ये देखा था कि ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट किसका है, मींस जो आइटम ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसे हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि वो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मींस नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से बिलोंग करता है। अगर यस तो रूल्स क्या एप्लीकेबल होगा, वो रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट।
अगर वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है दैट मीन असेट से बिलोंग करता है तो असेट्स कम्स इन होगा तो डेबिट और गोज आउट होगा तो क्रेडिट। अगर नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है तो दैट मीन्स इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड इन द केस ऑफ रेवेन्यू एंड गेन इट विल बी क्रेडिट। बट अब ट्रांजैक्शंस में हमें रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाइड नहीं करना है। सिंपली हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शंस में जो आइटम इन्वॉल्व हैं वो असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है। अगर असेट इन्वॉल्व है तो हमें ये देखना है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अगर असेट इन्वॉल्व है और वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उस केस में डेबिट, और अगर असेट इन्वॉल्व और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इस केस में क्रेडिट। सेम कैपिटल के केस में अगर कैपिटल इन्वॉल्व है और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने यही देखा था कि इक्वल साइन के अपोजिट साइड में मीन्स एक साइड असेट और दूसरे साइड में कैपिटल। तो देखिए अगर असेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट, तो इसका रिवर्स कैपिटल जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। सेम फॉर द लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसी रूल्स के ऊपर बेस्ड हमारी सारी अकाउंटिंग चलती रहती है। फॉर दैट ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा तो लंबा है, लेकिन मैंने कोशिश यही किया कि एक वीडियो लेक्चर में आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच आपको समझाया जा सके।